रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ और हरस का माहौल। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। हिंदू बहुत ही डरपोक पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो तो बिगाड़ सकते हो। हौसला, ईंधन, बदला। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। रुको, अगर आपको लगता है कि धुरंधर की कहानी खत्म हो चुकी है तो शायद आपने इस पूरी फिल्म को ध्यान से देखा ही नहीं, क्योंकि इस फिल्म में जितने सवालों के जवाब मिले उससे कहीं ज़्यादा नए सवाल पैदा हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज भी लाखों लोग इंटरनेट पर सिर्फ एक ही सवाल सर्च कर रहे हैं, क्या धुरंधर 3 आने वाली है? क्या रणवीर सिंह फिर से उसी डेंजरस मिशन पर वापस लौटेंगे? क्या मेकर्स ने सीक्रेटली अगले चैप्टर की प्लानिंग शुरू कर दी है, या फिर यह पूरी फ्रेंचाइज यहीं खत्म हो चुकी है? लेकिन असल सच्चाई इंटरनेट पर वायरल हो रही रूमर्स से बिल्कुल अलग है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रूमर्स की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, ऑफिशियल अपडेट्स, वेरीफाइड रिपोर्ट्स, हिडन डिटेल्स, फैन थियरीज, मूवी एनालिसिस, साइकोलॉजी, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, ऑडियंस रिएक्शन, क्रिटिक्स ओपिनियन, डायरेक्टर आदित्य धार की फिल्म मेकिंग, रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस, फ्रेंचाइज का फ्यूचर और उन सभी सवालों के जवाब जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जैसे जैसे यह जर्नी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो पूरे धुरंधर यूनिवर्स को बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना किसी डिले के अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, क्योंकि आज शुरू होने वाली है धुरंधर यूनिवर्स की सबसे बड़ी सिनेमैटिक जर्नी। अब सवाल यह है, अगर धुरंधर 3 ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई तो आखिर इतनी बड़ी डिस्कशन लगातार क्यों चल रही है? क्या यह सिर्फ फैंस की इमेजिनेशन है, या फिर सच में ऐसी कई बातें हैं जो फ्यूचर चैप्टर की तरफ इशारा करती हैं? यहीं से शुरू होती है इस पूरी मिस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, ऑफिशियली अब तक मेकर्स की तरफ से धुरंधर टेक का टाइटल, रिलीज डेट, टीजर, ट्रेलर, कास्टिंग अनाउंसमेंट या प्रोडक्शन स्टार्ट, इनमें से किसी भी चीज की कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। इसलिए इंटरनेट पर जितने भी वायरल पोस्टर्स, फेक रिलीज डेट, सीक्रेट टीजर क्लेम्स, एंड क्रेडिट स्क्रीनशॉट्स या लीक्ड अनाउंसमेंट पोस्ट घूम रहे हैं, उन्हें फैक्ट मानना बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जितनी बार लोगों ने इस फ्रेंचाइज को OTT पर दोबारा देखा उतनी बार नए सवाल सामने आने लगे। लोगों ने सीन्स को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करना शुरू किया, डियलॉग्स को दोबारा सुनना शुरू किया, बैकग्राउंड डिटेल्स पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे इंटरनेट पर फैन थियरीज की बाढ़ आ गई। कुछ व्यूअर्स का मानना है कि कई डायलॉग्स जानबूझकर ऐसे लिखे गए जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की तरफ संकेत देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स की जर्नी अभी पूरी नहीं हुई, तो कुछ का कहना है कि धुरंधर का वर्ल्ड इतना बड़ा बन चुका है कि उसकी स्टोरी सिर्फ 2 फिल्मों में खत्म नहीं हो सकती। लेकिन याद रखिए, ये सारी बातें ऑडियंस थ्योरीज हैं, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं। फिर भी एक चीज जरूर साबित होती है कि जब किसी फिल्म की रिलीज के महीनों बाद भी लोग उसके हर सीन को एनालाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब है उस फिल्म ने ऑडियंस पर गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है, और यही इम्पैक्ट किसी भी बड़ी फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी ताकत होता है। अब बात करते हैं उस सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट की जिसने पूरे इंटरनेट को फिर से एक्साइटेड कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंचाइज से जुड़े प्रोड्यूसर साइड की तरफ से इतना जरूर हिंट किया गया कि धुरंधर यूनिवर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और फ्यूचर में कोई सरप्राइज देखने को मिल सकता है। लेकिन उस सरप्राइज का मतलब क्या है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या वह डायरेक्टर्स कट हो सकता है? क्या कोई स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट बन सकता है? क्या किसी दूसरे कैरेक्टर की सोलो स्टोरी आ सकती है? क्या कोई प्रीक्वल डेवलप किया जा सकता है, या फिर यही धुरंधर 3 की शुरुआत हो सकती है? सच्चाई यह है,
अभी तक इनमें से किसी भी पॉसिबिलिटी की ऑफिशियल कंफर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि फ्रेंचाइज के फ्यूचर को लेकर क्यूरियोसिटी अभी भी जिंदा है और शायद यही वजह है कि लोग आज भी हर छोटी अपडेट पर नजर बनाए रखते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल समझते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि डायरेक्टर आदित्य धर को लेकर अलग अलग तरह की डिस्कशन चलती रही है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि वह कहानी को 2 फिल्मों में कंप्लीट मानते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उनके लिए क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी अगर कहानी ऑर्गेनिकली आगे नहीं बढ़ती तो सिर्फ कमर्शियल सक्सेस के लिए नई फिल्म बनाना सही फैसला नहीं होगा। दूसरी तरफ ऑडियंस की डिमांड बिल्कुल अलग दिखाई देती है। फैंस चाहते हैं कि यह यूनिवर्स आगे बढ़े, नई मिशंस आए, नए विलन्स आए, नई कंस्पिरेसी सामने आए और रणवीर सिंह एक बार फिर उसी डेंजरस वर्ल्ड में वापस लौटे। यही कॉन्फ्लिक्ट आज धुरंधर फ्रेंचाइज के फ्यूचर को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। एक तरफ क्रिएटर की विजन, दूसरी तरफ ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन और तीसरी तरफ इतनी बड़ी कमर्शियल सक्सेस। अब सोचिए, अगर किसी फ्रेंचाइज के पहले 2 चैप्टर्स इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ चुके हों तो तीसरे चैप्टर से लोगों की उम्मीद कितनी बड़ी होगी। उन्हें सिर्फ एक अच्छी फिल्म नहीं चाहिए, उन्हें उससे भी बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए। उन्हें बिगर एक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्गर इमोशंस चाहिए, एक्सपेक्टेड ट्विस्ट चाहिए और ऐसा विलन चाहिए जो हीरो को सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी चैलेंज कर सके। यही वजह है कि धुरंधर टीम को लेकर हर डिस्कशन में स्केल शब्द बार बार सुनाई देता है। अगर तीसरा चैप्टर कभी बनता है तो उसे पहले से कई गुना बड़ा होना पड़ेगा। स्टोरी भी, विजुअल्स भी, एक्शन भी, इमोशन भी और वर्ल्ड बिल्डिंग भी। क्योंकि आज ऑडियंस सिर्फ सीक्वल नहीं देखना चाहती, ऑडियंस एवोल्यूशन देखना चाहती है। लेकिन क्या सच में इस यूनिवर्स में इतनी पोटेंशियल बची हुई है? क्या एग्जिस्टिंग स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर मेकर्स बिल्कुल नया रास्ता चुन सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है और अगले पार्ट में हम डिटेल में बात करेंगे उन पॉसिबल स्टोरी डायरेक्शंस की जो धुरंधर यूनिवर्स को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकती हैं। डायरेक्ट सीक्वल, प्रीक्वल, स्पिन ऑफ, एक्सपैंडेड स्पाई यूनिवर्स, न्यू ग्लोबल मिशन और एक ऐसे डेंजरस विलन की पॉसिबिलिटी जो पूरी फ्रेंचाइज का गेम बदल सकता है। यकीन मानिए, अगला पार्ट इस पूरी जर्नी का सबसे एक्साइटिंग चैप्टर होने वाला है। अब तक हमने ऑफिशियल अपडेट्स, रूमर्स और फ्रेंचाइज के फ्यूचर को समझा, लेकिन अब समय है उस सवाल का जवाब जानने का जो शायद इस पूरी डिस्कशन का सबसे बड़ा सवाल है। अगर धुरंधर 3 कभी बनती है तो उसकी कहानी आखिर हो सकती क्या है? सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, जो कुछ भी अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ऑफिशियली कंफर्म इंफॉर्मेशन और लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक मेकर्स ने किसी भी स्टोरी लाइन की कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन पहली 2 फिल्मों ने इतना बड़ा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है कि उसके अंदर आगे बढ़ने के कई रास्ते मौजूद हैं और यही चीज इस फ्रेंचाइज को इतना एक्साइटिंग बनाती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी डायरेक्ट सीक्वल, यानी जहां द रिवेंज खत्म हुई वहीं से नई कहानी शुरू हो। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले हमें उन कॉन्सिक्वेंसेस को देखना पड़ेगा जो पिछले मिशन के बाद सामने आए, क्योंकि किसी भी बड़ी एस्पियोनाज स्टोरी में मिशन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। एक ऑपरेशन खत्म होता है तो उसके पीछे छिपी हुई नई कंस्पिरेसी सामने आ जाती है। यही स्पाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूल है और धुरंधर ने भी अपनी पहली 2 फिल्मों में यही पैटर्न फॉलो किया। हर जीत के बाद एक नई चुनौती, हर सैक्रिफाइस के बाद एक नई जिम्मेदारी, हर सक्सेस के बाद एक नया खतरा। अगर तीसरा चैप्टर इसी डायरेक्शन में जाता है तो स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी प्रीक्वल। यह आइडिया सुनने में थोड़ा अलग जरूर लगता है, लेकिन स्पाई यूनिवर्स में यह फॉर्मूला कई बार शानदार तरीके से काम कर चुका है। सोचिए, अगर हमें यह दिखाया जाए कि पहली फिल्म से पहले क्या हुआ था, किन ऑपरेशन ने इस हीरो को इतना डेंजरस बनाया, किन लोगों ने उसे ट्रेन किया, उसके शुरुआती मिशंस कैसे थे, उसकी सबसे पहली फेलियर क्या थी और आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। ऐसी कहानी कैरेक्टर को और ज्यादा ह्यूमन बना सकती है और ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। अब आते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी पर, जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्सपेंशन। आज हॉलीवुड हो या इंडियन सिनेमा, ऑडियंस सिर्फ एक हीरो की कहानी नहीं देखना चाहती, ऑडियंस पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर करना चाहती है, जहां अलग अलग कैरेक्टर्स
अलग अलग मिशंस और अलग अलग स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो। धुरंधर की दुनिया भी ऐसा करने की बिल्कुल आम मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि पहली दो क्षमता रखती है, क्योंकि पहली दो फिल्मों में कई ऑर्गेनाइजेशन, कई इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, कई सीक्रेट ऑपरेशंस और कई सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। इनमें से हर कैरेक्टर अपनी अलग कहानी डिजर्व करता है। हो सकता है फ्यूचर में किसी सपोर्टिंग कैरेक्टर की सोलो फिल्म आए या किसी पुराने ऑपरेशन को लेकर एक कंप्लीटली न्यू स्पाई थ्रिलर बनाई जाए। इस तरह यूनिवर्स लगातार ग्रो करता रहेगा बिना मेन स्टोरी को बार बार रिपीट किए। लेकिन अगर यूनिवर्स को एक्सपैंड करना है तो सबसे जरूरी चीज क्या होगी? एक ऐसा विलन जो अब तक के सभी विलन से ज्यादा डेंजरस हो और सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी हीरो को चैलेंज कर सके, क्योंकि हर महान हीरो की पहचान उसके विलेन से होती है। अगर हीरो पावरफुल है तो विलेन उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर हीरो इमोशनली स्ट्रांग है तो विलेन उसकी इमोशंस को वेपन बना सके। अगर हीरो स्ट्रेटेजी में मास्टर है तो विलेन उससे 2 कदम आगे सोचता हो। यही चीज किसी भी स्पाई थ्रिलर को अनफॉरगेबल बनाती है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा मास्टरमाइंड जो कई देशों में फैले हुए सीक्रेट नेटवर्क को कंट्रोल करता हो, जिसके पास मनी भी हो, टेक्नोलॉजी भी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी, साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटी भी और दुनिया की सबसे डेंजरस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी। ऐसा विलेन सिर्फ एक आदमी नहीं होगा, वह पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। और अगर धुरंधर यूनिवर्स कभी इस लेवल तक पहुंचता है तो उसकी स्केल पहली 2 फिल्मों से कई गुना बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। मॉडर्न स्पाई वर्ल्ड सिर्फ गन्स, मर्स, बूम्स और चेस सीक्वेंसेस तक सीमित नहीं है। आज इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा वेपन इंफॉर्मेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्वेलेंस, फेशियल रिकॉग्निशन। इमेजिन एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास फैमिली, क्वांटम मैनिपुलेशन, ये सारी टेक्नोलॉजीज आज रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस एजेंसी इस्तेमाल कर रही है। अगर फ्यूचर चैप्टर इन टेक्नोलॉजीज को रियलिस्टिक तरीके से एक्सप्लोर करता है तो ऑडियंस को एक बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस मिल सकता है और यही चीज फ्रेंचाइज को ग्लोबल लेवल पर भी अलग पहचान दिला सकती है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी या एक्शन किसी फिल्म को महान नहीं बनाते। ऑडियंस आखिर में कैरेक्टर से कनेक्ट करती है और यही धुरंधर की सबसे बड़ी ताकत रही। रणवीर सिंह का कैरेक्टर कभी भी सुपर हीरो जैसा नहीं लगा। वह घायल भी हुआ, उसने गलत फैसले भी लिए, उसने अपने लोगों को खोया भी, उसने इमोशनल पेन भी महसूस किया। और शायद यही वजह है कि ऑडियंस उसे सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक इंसान की तरह महसूस करती है। जब हीरो परफेक्ट नहीं होता तभी उसकी जीत सबसे ज्यादा पावरफुल लगती है। और अगर फ्यूचर चैप्टर में उसके पास्ट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स सामने आए जो पूरी कहानी का मतलब बदल दें तो यह फ्रेंचाइज एक बिल्कुल नए इमोशनल लेवल पर पहुंच सकती है। लेकिन क्या सिर्फ स्टोरी ही काफी होगी या फिर कुछ और भी है जिसने धुरंधर को इतना बड़ा फिनोमिनन बनाया? अगले पार्ट में हम बात करेंगे आदित्य धार की फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, वर्ल्ड बिल्डिंग, स्टोरी टेलिंग स्टाइल, सस्पेंस, पेसिंग और उन हिडन टेक्निक्स की जिनकी वजह से यह फ्रेंचाइज सिर्फ हिट नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई। अब तक हमने फ्रेंचाइज के फ्यूचर, पॉसिबल स्टोरी और धुरंधर यूनिवर्स की संभावनाओं की बात की, लेकिन अब सवाल यह है आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने धुरंधर को सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन बना दिया? इस सवाल का जवाब सिर्फ रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस में नहीं छिपा, सिर्फ एक्शन में भी नहीं, बल्कि उस इंसान की सोच में छिपा है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। डायरेक्टर और विजन क्रिएटर आदित्य धार। किसी भी बड़ी फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी ताकत उसका हीरो नहीं होता, उसकी स्टोरी भी नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका विजन। और धुरंधर की सबसे बड़ी पहचान यही विजन बना। अगर आप ध्यान से देखें तो धुरंधर की दुनिया किसी एक मिशन के इर्द गिर्द नहीं घूमती। यह पूरा यूनिवर्स बिट्रेयल, सिक्योरिटी, हिडन नेटवर्क्स, पॉलिटिकल प्रेशर, एस्पियोनाज और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पर खड़ा है। यानी ऑडियंस सिर्फ एक्शन नहीं देख रही होती, ऑडियंस एक लिविंग वर्ल्ड के अंदर एंटर कर चुकी होती है और यही चीज वर्ल्ड बिल्डिंग कहलाती है। यही कारण है कि फिल्म खत्म होने के महीनों बाद भी ऑडियंस उसी दुनिया के बारे में सोचती रहती है। अब जरा हीरो पर ध्यान दीजिए। धुरंधर का मेन कैरेक्टर कभी भी इनविंसिबल सुपर हीरो नहीं लगता। वह हर फाइट नहीं जीतता, हर डिसीजन सही नहीं लेता, हर सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं होती। वह डरता भी है, गलतियां भी करता है, अपने करीबियों को खोता भी है, इमोशनल पेन भी महसूस करता है
और यही इम्परफेक्शन उसे रियल बनाती है। जब ऑडियंस हीरो की कमजोरी देखती है तब उसकी जीत और भी ज्यादा पावरफुल महसूस होती है। यही वजह है कि लोग कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट कर पाए। अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग स्टाइल की। आदित्य धर की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने सिर्फ एक्शन पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने इमोशन को भी बराबर इंपॉर्टेंस दी। अगर लगातार सिर्फ एक्सप्लोजन्स दिखाए जाएं तो कुछ समय बाद ऑडियंस थक जाती है। अगर लगातार सिर्फ इमोशनल सीन्स हों तो फिल्म की एनर्जी गिरने लगती है। लेकिन धुरंधर इन दोनों के बीच एक शानदार बैलेंस बनाकर चलती है। जब स्टोरी थोड़ी स्लो होती है, इमोशन उसे आगे बढ़ाता है। जब इमोशन बहुत हैवी हो जाता है, एक्शन फिर से मोमेंटम वापस ले आता है। यही रिदम पूरी फिल्म को लगातार एंगेज रखती है और यही एक बड़ी ब्लॉकबस्टर की पहचान होती है। अब बात करते हैं सस्पेंस की। किसी भी स्पाई थ्रिलर की जान उसकी मिस्ट्री होती है। कौन अपना है, कौन दुश्मन है, असल मिशन क्या है, किस पर भरोसा किया जाए, कौन डबल गेम खेल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, अगला ट्विस्ट कब आने वाला है। धुरंधर ने इन सवालों के जवाब कभी एक साथ नहीं दिए। हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता गया। यही वजह है कि ऑडियंस पूरी फिल्म के दौरान मेंटली इन्वॉल्व रही। लेकिन सस्पेंस बनाना इतना आसान नहीं होता। अगर डायरेक्टर बहुत जल्दी सब कुछ रिवील कर दे तो मिस्ट्री खत्म हो जाती है। अगर बहुत देर तक कुछ न बताए तो ऑडियंस कॉन्फ्यूज होने लगती है। रियल चैलेंज ये इसी बैलेंस में होता है और यही बैलेंस धुरंधर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। अब बात करते हैं पेसिंग की। यह ऐसा एलिमेंट है जिसे ऑडियंस सुस्त होता है लेकिन नोटिस महसूस तो करती है, लेकिन नोटिस बहुत कम लोग करते हैं। सोचिए, अगर कोई फिल्म हर 10 मिनट में स्लो पड़ जाए तो चाहे एक्शन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ऑडियंस इंटरेस्ट खोने लगती है। दूसरी तरफ अगर हर सीन में सिर्फ एक्शन ही एक्शन हो तो इमोशनल इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। धुरंधर ने इन दोनों एक्सट्रीम से खुद को बचा कर रखा। फिल्म लगातार आगे बढ़ती रही, हर चैप्टर नई इंफॉर्मेशन देता गया, हर सीक्वेंस स्टोरी को आगे पुश करता गया। यही वजह है कि इतनी बड़ी रन टाइम होने के बावजूद ऑडियंस जर्नी का हिस्सा बनी रही। अब एक और बेहद इंटरेस्टिंग बात, ऑडियंस को वही नहीं देते जो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है, बल्कि उसे सरप्राइज भी करते हैं। धुरंधर में कई ऐसे मोमेंट्स आए जहां ऑडियंस को लगा अब आगे यही होगा, लेकिन अगले ही पल स्टोरी बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली गई। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी डिस्कशन को जन्म देती है। फिल्म खत्म होने के बाद लोग घर जाकर एंडिंग के बारे में बात करते हैं या ट्विस्ट पर डिबेट करते हैं, ट्विस्ट को एनालाइज करते हैं, हिडन मीनिंग्स खोजते हैं और यही डिस्कशन फिल्म की लाइफ को महीनों तक बढ़ा देता है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी यही चीज देखने को मिली। ऑडियंस ने सिर्फ फिल्म नहीं देखी बल्कि सेंस पॉज किए, डियलॉग्स दोबारा सुने, बैकग्राउंड डिटेल्स ऑब्जर्व किए, थ्योरीज बनाई, हिडन कनेक्शंस ढूंढे और शायद यही किसी भी डायरेक्टर की सबसे बड़ी जीत होती है। जब ऑडियंस फिल्म खत्म होने के बाद भी उसकी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाती। अब एक और सवाल, क्या धुरंधर की सक्सेस सिर्फ डायरेक्टर की वजह से मिली? बिल्कुल नहीं। किसी भी बड़ी फिल्म के पीछे एक्टर्स, राइटर्स, कंपोजर, एक्शन टीम, सिनेमाटोग्राफर, विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट्स, हर डिपार्टमेंट बराबर मेहनत करता है। लेकिन इन सभी डिपार्टमेंट्स को एक ही विजन में जोड़ने का काम डायरेक्टर करता है। वही तय करता है ऑडियंस क्या महसूस करेगी, कब इमोशन आएगा, कब सस्पेंस बढ़ेगा, कब एक्शन इम्पैक्ट करेगा और कब साइलेंस डायलॉग से ज़्यादा पावरफुल लगेगा। यही कारण है कि आज भी लोग सिर्फ रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की बात नहीं करते बल्कि आदित्य धर के विजन की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट किया जिसके बारे में ऑडियंस आज भी लगातार बात कर रही है। लेकिन हर फिल्म की तरह धुरंधर भी क्रिटिसिज्म से नहीं बच सकी है। कुछ लोगों ने इसे मास्टरपीस कहा तो कुछ ने ओवर एम्बिशियस, कुछ ने विजनरी कहा तो कुछ ने ओवरलोडेड। आखिर क्रिटिक्स ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनकी बातें सही थी या ऑडियंस ने कुछ और देखा जिसे क्रिटिक्स समझ ही नहीं पाए? यही जानेंगे अगले पार्ट में, जहां हम करेंगे नेटफ्लिक्स इम्पैक्ट, मैक्स रिस्पॉन्स और समझेंगे कि कैसे एक फिल्म मैक्स रिव्यूज के बावजूद इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस फिनोमेनन बन गई। अब तक हमने फ्रेंचाइज की शुरुआत, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, वर्ल्ड बिल्डिंग और आदित्य धर की फिल्म मेकिंग स्टाइल को समझा। लेकिन अब बारी है उस टॉपिक की जिसने धुरंधर को सबसे ज्यादा चर्चा में रखा। क्रिटिक्स, ऑडियंस
क्योंकि हर बड़ी फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं जीती, वह लोगों के दिलों में भी जीतती है और धुरंधर इस मामले में सबसे अलग साबित हुई। रिलीज के बाद क्रिटिक्स की रिव्यूज सामने आने लगी। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बोल्ड, एम्बिशियस, लार्ज स्केल, इमर्सिव और विजुअली स्टनिंग बताया, तो कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म की रन टाइम, स्क्रीन प्ले और पेसिंग को लेकर सवाल उठाए, यानी रिव्यू सेक्शन पूरी तरह डिवाइडेड था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी, लगभग हर रिव्यू में एक बात कॉमन थी। कोई भी यह नहीं कह रहा था कि फिल्म फॉरगेटेबल है, कोई यह नहीं कह रहा था कि फिल्म में डिस्कस करने लायक कुछ नहीं है, बल्कि हर कोई फिल्म के विजन, स्केल और एम्बिशन की बात कर रहा था। कुछ रिव्यूअर्स ने रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, इस बार रणवीर अपने पुराने एनर्जेटिक स्टाइल से बिल्कुल अलग दिखाई दिए। उन्होंने लाउड एक्टिंग की जगह कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस चुनी, जहां कई बार उनकी साइलेंस डायलॉग से भी ज्यादा पावरफुल महसूस हुई। उनकी आंखों का इमोशन, उनके चेहरे का प्रेशर और कैरेक्टर के अंदर चल रही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस तक साफ महसूस हुई। इसी वजह से कई लोगों ने इसे उनके करियर की सबसे मचार परफॉर्मेंस में से एक माना। सिर्फ रणवीर ही नहीं, सपोर्टिंग कास्ट की भी काफी तारीफ हुई, खासकर अक्षय खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस। कई व्यूअर्स का मानना था कि उन्होंने स्टोरी में एक अलग ही इंटेंसिटी जोड़ दी। जब भी उनका कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है, टेंशन अपने आप बढ़ जाती है। अब बात करते हैं फिल्म के सेटिंग की। धुरंधर का एनवायरनमेंट सिर्फ बैकग्राउंड नहीं था, बल्कि स्टोरी का हिस्सा था। अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिकल टेंशन, एस्पिनाज नेटवर्क, सीक्रेट ऑपरेशंस, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सभी एलिमेंट्स ने फिल्म की दुनिया को काफी रियलिस्टिक फील दी। यही वजह है कि ऑडियंस को यह सिर्फ फिक्शन नहीं लगी, बल्कि एक लिविंग वर्ल्ड जैसा एक्सपीरियंस मिला। अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जहां क्रिटिक्स ने सवाल उठाए। सबसे पहली कंप्लेंट, कई क्रिटिक्स का मानना था कि फिल्म की लेंथ काफी ज्यादा है। कुछ सब प्लॉट्स और भी शॉर्ट किए जा सकते थे, कुछ सीक्वेंसेस और टाइट एडिट हो सकते थे। कुछ लोगों ने कहा सेकंड हाफ कुछ जगह अनइवन महसूस होता है, तो कुछ ने कहा पॉलिटिकल थीम्स कभी कभी मेन स्टोरी से ज्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। लेकिन यही सबसे इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। यही क्रिटिसिज्म फिल्म की पॉपुलैरिटी का कारण भी बन गया। सोचिए, अगर कोई फिल्म हर तरफ सिर्फ प्रेज ही प्रेज पाए तो डिस्कशन कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। लेकिन जब कोई फिल्म ऑडियंस को डिवाइड कर देती है, तब डिबेट शुरू होती है और डिबेट फिल्म की लाइफ बढ़ा देती है। यही धुरंधर के साथ हुआ। कुछ लोग बोले मास्टरपीस, कुछ बोले ओवर एम्बिशियस, कुछ बोले विजनरी, कुछ बोले ओवरलोडेड, लेकिन लगभग हर कोई उसके बारे में बात जरूर कर रहा था। और यही एक कल्चरल फिनोमिनन की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब बात करते हैं आदित्य धार की स्टोरी टेलिंग फिलॉसफी की। उनके सपोर्टर्स का मानना है कि उन्होंने सेफ फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की। अगर वह चाहते तो एक सिंपल स्पाई थ्रिलर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एस्पियोनाज, गैंगस्टर ड्रामा, पॉलिटिकल थ्रिलर, फैमिली इमोशन, नेशनल सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इन सभी लेयर्स को एक ही स्टोरी में जोड़ने की कोशिश की। कुछ लोगों के लिए यही एक्सपेरिमेंट फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बना, तो कुछ के लिए यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस। लेकिन एक बात दोनों तरफ कॉमन रही, एम्बिशंस। हर किसी ने माना कि फिल्म ने कुछ बड़ा करने की कोशिश की और मॉडर्न सिनेमा में कई बार परफेक्शन से ज्यादा एम्बिशन याद रखी जाती है। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स रिलीज की थिएट्रिकल ऑडियंस। फिल्म देखकर बाहर निकली, लेकिन स्ट्रीमिंग ऑडियंस ने फिल्म को बिल्कुल अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया। लोगों ने सीन्स पॉज किए, डियलॉग्स दोबारा सुने, फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया, हिडन डिटेल्स खोजे, कैरेक्टर एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व किए और फैन थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। यही वजह है कि रिलीज के महीनों बाद भी यूट्यूब पर थ्योरी वीडियोस, एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस, हिडन डिटेल्स वीडियोस, कैरेक्टर एनालिसिस वीडियोस लगातार बनते रहे और जितनी वीडियोस बनी उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। कुछ व्यूअर्स ने कहा स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई, कुछ ने कहा एंडिंग में कई क्वेश्चंस जानबूझकर छोड़े गए, कुछ ने कहा फ्यूचर सेटअप पहले ही तैयार कर दिया गया है। हालांकि इनमें से किसी भी थ्योरी की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यह जरूर साबित होता है कि फिल्म ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है और यही रिपीट वॉच वैल्यू की सबसे बड़ी वजह बनती है। जब कोई व्यूअर एक ही फिल्म 2, 3 या 4 बार देखे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे हर बार कुछ नया दिखाई देता है, तो समझ लीजिए उस फिल्म की लेयरिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। शायद यही कारण है
कि धुरंधर रिलीज के इतने समय बाद भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर क्रिटिक्स मिक्स्ड है तो फिर फिल्म ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री कैसे बना दिया? कैसे? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से भी ज्यादा पावरफुल साबित हुई। कैसे ऑडियंस ने फिल्म को रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस में बदल दिया? और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने ट्रेड एनालिस्ट तक को हैरान कर दिया? यही जानेंगे अगले पार्ट में, जहां हम करेंगे कंप्लीट बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन, ओपनिंग, ग्रोथ, वर्ड ऑफ माउथ, ओवर्स कलेक्शन, हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स, और समझेंगे कि धुरंधर सिर्फ हिट नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री कैसे बन गई। अब तक हमने फिल्म की स्टोरी, डायरेक्शन, क्रिटिक्स, ऑडियंस रिस्पॉन्स और नेटफ्लिक्स इम्पैक्ट को समझा, लेकिन अब बारी है उस चैप्टर की जिसने पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया, बॉक्स ऑफिस। क्योंकि कई बार एक फिल्म की असली ताकत ओपनिंग डे से नहीं बल्कि उसके दूसरे और तीसरे हफ्ते से पता चलती है, और धुरंधर यही सबसे अलग साबित हुई। आमतौर पर जब कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो उसका सबसे मजबूत दिन ओपनिंग डे होता है। एडवांस बुकिंग, फैन शोज, मॉर्निंग शोज, सब कुछ पीक पर होता है, लेकिन उसके बाद कलेक्शंस धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। यही नॉर्मल पैटर्न है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार धुरंधर ने इस पैटर्न को पूरी तरह बदल दिया। ओपनिंग के बाद फिल्म अचानक गिरने की बजाय और मजबूत होती चली गई। वीकेंड एक्सपेक्टेशन से बड़ा निकला और फिर सेकेंड वीक ट्रेड एक्सपर्ट्स के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज बन गया, क्योंकि इतनी लंबी रन टाइम वाली फिल्म आमतौर पर दूसरे हफ्ते तक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं बना पाती, लेकिन यहाँ पिक्चर बिल्कुल अलग थी। ट्रेड एनालिस्ट ने एक बात बार बार कही, ओपनिंग खरीदी जा सकती है लेकिन लॉन्ग रन सिर्फ ऑडियंस कमाती है, और धुरंधर के साथ यही हुआ। मार्केटिंग ने लोगों को थिएटर तक पहुंचाया, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने लोगों को दोबारा थिएटर भेजा। एक व्यूअर दूसरे व्यूअर को रेकमेंड करने लगा। फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस ग्रुप्स, मूवी लवर्स सब एक दूसरे से यही कह रहे थे, अगर अभी तक नहीं देखी तो जाकर देखो। यही धीरे धीरे फिल्म का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट बन गई। और जब ऑडियंस खुद किसी फिल्म की मार्केटिंग करने लगे तो समझ लीजिए उस फिल्म ने पब्लिक इमोशन पकड़ लिया है। यही मोमेंटम धुरंधर की सबसे बड़ी ताकत बना। यूट्यूब पर रिव्यूज बढ़ने लगे, सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगी, डिस्कशन थ्रेड्स बनने लगे, हिडन डिटेल्स खोजी जाने लगी, फैन थ्योरीज फैलने लगी, और जितनी डिस्कशन बढ़ती गई उतनी ही क्यूरियोसिटी भी बढ़ती गई। कई लोग सिर्फ इसलिए थिएटर गए क्योंकि हर जगह उसी फिल्म की बात हो रही थी, यानी फिल्म एट प्रेजेंट से नहीं, कॉन्वर्सेशन से ग्रो कर रही थी। अब बात करते हैं उस माइलस्टोन की जिसने पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। जब किसी फिल्म का वर्ल्ड वाइड बिजनेस हिस्टोरिक लेवल तक पहुंचता है तो डिस्कशन सिर्फ हिट या सुपर हिट की नहीं रहती, फिर सवाल बदल जाता है, अब यह फिल्म कितना आगे जाएगी। यही बदलाव धुरंधर के साथ भी देखने को मिला। ट्रेड सर्कल्स में कॉन्वर्सेशन बदल चुकी थी। अब लोग कलेक्शंस नहीं, रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, करियर माइलस्टोन की बात कर रहे थे, इंडस्ट्री इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, और फ्रेंचाइज वैल्यू की बात कर रहे थे। यही वह मोमेंट होता है जब कोई फिल्म कमर्शियल सक्सेस से आगे निकलकर कल्चरल इवेंट बन जाती है। अब जरा रणवीर सिंह की जर्नी पर नजर डालिए। रणवीर पहले भी एक बड़े स्टार थे, उन्होंने कई यादगार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन हर एक्टर के करियर में एक ऐसी फिल्म आती है जो उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल देती है। कई लोगों के लिए धुरंधर वही फिल्म साबित हुई, क्योंकि जब कोई एक्टर इतने बड़े स्केल की फ्रेंचाइज को लीड करता है और ऑडियंस उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो उसकी इमेज एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन सिर्फ एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर के लिए भी यह सक्सेस बेहद खास थी, क्योंकि किसी पुराने मेगा फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाना एक चैलेंज होता है, लेकिन एक बिल्कुल नया यूनिवर्स बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। धुरंधर ने अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाई, अपना वर्ल्ड बनाया, अपनी मिथोलॉजी बनाई, और सबसे जरूरी अपना फैन बेस बनाया। यही वजह है कि फ्रेंचाइज का वैल्यू हर चैप्टर के साथ बढ़ता चला गया। अब ओवरसीज मार्केट्स की बात करें, पिछले कुछ वर्षों में इंडियन सिनेमा दुनिया के कई देशों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट और कई इंटरनेशनल टेरिटोरीज में इंडियन फिल्म्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर को भी इंटरनेशनल ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिला, और यही वर्ल्ड वाइड ग्रोथ का एक बड़ा कारण बना। हालांकि
कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि कुछ इंटरनेशनल रीजन्स में रेस्ट्रिक्शंस की वजह से फिल्म का पोटेंशियल बिजनेस और भी ज्यादा हो सकता था, लेकिन इन नंबर्स को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन हर जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें फाइनल फैक्ट की तरह नहीं बल्कि रिपोर्ट्स के रूप में ही देखना चाहिए। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है, फिल्म ने डोमेस्टिक ऑडियंस, इंटरनेशनल ऑडियंस, स्ट्रीमिंग ऑडियंस और सोशल मीडिया चारों जगह अपना इम्पैक्ट छोड़ा। यही कारण है कि महीनों बाद भी इस फिल्म की डिस्कशन खत्म नहीं हुई। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या सिर्फ कलेक्शन किसी फिल्म को महान बना देता है? बिल्कुल नहीं, नंबर सिर्फ शुरुआत बताते हैं, असल लेगेसी ऑडियंस तय करती है। और धुरंधर की सबसे बड़ी ताकत यही रही, लोग फिल्म देखकर बाहर निकले और डिस्कशन शुरू हो गई। किसी ने स्टोरी की बात की, किसी ने एक्शन की, किसी ने डायरेक्शन की, किसी ने पॉलिटिक्स की, किसी ने सिंबलिज्म की, किसी ने एंडिंग की और किसी ने फ्यूचर की। यानी हर व्यूअर अपने साथ एक अलग एक्सपीरियंस लेकर निकला और शायद यही किसी भी बड़े सिनेमा की असली जीत होती है। लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस के बाद सबसे बड़ा सवाल फिर वही खड़ा हो गया, क्या फ्रेंचाइज यहीं खत्म हो जाएगी या इतनी बड़ी कमर्शियल सक्सेस, ऑडियंस डिमांड, स्ट्रीमिंग पॉपुलैरिटी और फैन एंगेजमेंट मेकर्स को एक नए चैप्टर की तरफ ले जाएगी? अगले पार्ट में हम डिटेल में बात करेंगे धुरंधर यूनिवर्स के फ्यूचर, पॉसिबल स्टोरी एक्सपेंशन, ग्लोबल स्पाई नेटवर्क, न्यू विलेंस, न्यू कैरेक्टर्स और उन पॉसिबिलिटीज की जो इस फ्रेंचाइज को इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्पाई यूनिवर्स में बदल सकती हैं।
अब तक हमने फ्रेंचाइज की जर्नी, डायरेक्शन, ऑडियंस रिस्पॉन्स और बॉक्स ऑफिस की पूरी कहानी समझी, लेकिन अब समय है उस टॉपिक की जिसने रिलीज के बाद पूरे इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा की। आखिर अगर धुरंधर यूनिवर्स आगे बढ़ता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? क्या अगला चैप्टर सिर्फ पहले वाली स्टोरी का कंटिन्यूएशन होगा या फिर पूरी फ्रेंचाइज एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचने वाली है? यहीं से शुरू होती है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की सबसे बड़ी डिस्कशन। सबसे पहले एक बात फिर से क्लियर कर लेते हैं, जो कुछ भी अब आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें ऑफिशियली कन्फर्म इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। बाकी सभी पॉसिबिलिटीज फ्रेंचाइज की एग्जिस्टिंग स्टोरी, यूनिवर्स, ऑडियंस डिस्कशन और लॉजिकल एनालिसिस पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहली संभावना देखते हैं, ग्लोबल स्पाई नेटवर्क। अगर आपने पहली 2 फिल्म्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आपको एक बात जरूर महसूस हुई होगी, स्टोरी कभी भी सिर्फ एक सिटी या एक मिशन तक सीमित नहीं रही। हर मिशन के पीछे एक बड़ा नेटवर्क छिपा हुआ दिखाई देता है। सीक्रेट एजेंसीज, अनकॉन्टैक्ट्स, अंडरग्राउंड नेटवर्क्स, पॉलिटिकल कनेक्शंस और हिडन ऑपरेशंस, यानी पूरी दुनिया एक इनविजिबल बैटलफील्ड की तरह दिखाई देती है। अगर फ्यूचर चैप्टर आता है तो संभव है कि स्टोरी नेशनल लेवल से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाए, जहां कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक ही मिशन का हिस्सा बने, जहां हर डिसीजन ग्लोबल सिक्योरिटी को प्रभावित करे और जहां हीरो का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करने वाला मास्टरमाइंड हो। अब सोचिए, अगर ऐसा विलेन सामने आता है जो गन्स से नहीं इंफॉर्मेशन से लड़ता हो, जो बैटलफील्ड में नहीं सर्वर के अंदर वॉर शुरू कर देता हो, जो बुलेट से नहीं डाटा से हमला करता हो, तो हीरो के लिए यह चैलेंज पहले से कई गुना मुश्किल हो जाएगा। यही मॉडर्न एस्पियोनाज की सबसे बड़ी रियलिटी है। आज की दुनिया में साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट सर्वेलेंस, डीप फेक टेक्नोलॉजी, क्वांटम कम्युनिकेशन, डिजिटल एस्पियोनाज और इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन ट्रेडिशनल वेपन जितने ही पावरफुल बन चुके हैं। अगर फ्यूचर चैप्टर इन मॉडर्न एलिमेंट्स को रियलिस्टिक तरीके से एक्सप्लोर करता है तो फ्रेंचाइज एक बिल्कुल फ्रेश आइडेंटिटी हासिल कर सकती है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। हर बड़ी फ्रेंचाइज की स्ट्रेंथ सिर्फ उसका हीरो नहीं होता बल्कि उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं, और धुरंधर की दुनिया में ऐसे कई कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिनकी बैक स्टोरी अभी पूरी तरह सामने नहीं आई। कई रिलेशनशिप्स अभी भी आधे रास्ते पर खड़ी दिखाई देती हैं। कई कैरेक्टर्स ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनके पीछे की पूरी कहानी ऑडियंस अभी तक नहीं जानती। यही वजह है कि कई फैंस स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर किसी सपोर्टिंग कैरेक्टर की सोलो स्टोरी दिखाई जाए या किसी पुराने मिशन की कंप्लीट ओरिजिन दिखाई जाए तो ऑडियंस इस यूनिवर्स को और भी गहराई से एक्सप्लोर कर पाएगी। और यही फॉर्मूला आज दुनिया की कई बड़ी फ्रेंचाइजेस इस्तेमाल कर रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, कई लोग सोचते हैं स्पाई फिल्म्स सिर्फ एक्शन से चलती हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। ऑडियंस एक्शन को एंजॉय जरूर करती है लेकिन कनेक्ट हमेशा इमोशन से करती है। धुरंधर की सबसे बड़ी ताकत यही रही, हीरो सिर्फ मिशन नहीं लड़ रहा था, वह अपने अंदर की लड़ाई भी लड़ रहा था। उसके डिसीजंस सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थे बल्कि पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस भी लेकर आते थे। यही वजह है कि ऑडियंस उसकी जर्नी के साथ जुड़ती चली गई। अगर फ्यूचर चैप्टर इसी इमोशनल डेप्थ्स को और आगे बढ़ाता है तो इम्पैक्ट पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं स्केल की। हर सक्सेसफुल फ्रेंचाइज एक चैलेंज का सामना करती है। नेक्स्ट चैप्टर प्रीवियस चैप्टर से बड़ा कैसे बने? ऑडियंस रिपीट नहीं, एवोल्यूशन देखना चाहती है। उन्हें बिगर एक्शन चाहिए लेकिन सिर्फ बिगर एक्सप्लोजन नहीं। उन्हें स्ट्रॉन्गर इमोशन चाहिए लेकिन सिर्फ मेलोड्रामा नहीं। उन्हें स्मार्टेस्ट स्टोरी चाहिए लेकिन सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नैरेटिव नहीं, यानी बैलेंस। यही सबसे बड़ी परीक्षा होगी अगर कभी फ्यूचर चैप्टर डेवलप किया जाता है। तो मेकर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्योंकि जितनी बड़ी सक्सेस उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जरा मार्केटिंग की भी बात कर लेते हैं। आज के समय में फिल्म की जर्नी ट्रेलर रिलीज से शुरू नहीं होती बल्कि अनाउंसमेंट से भी पहले शुरू हो जाती है। एक पोस्ट, एक क्रिप्टिक ट्वीट, एक इंटरव्यू, एक बिहाइंड द सीन्स फोटो, एक छोटी सी स्टेटमेंट पूरे इंटरनेट पर डिस्कशन शुरू कर देती है। और धुरंधर के साथ हमने यही पैटर्न बार बार देखा। ऑफिशियल अपडेट कम आई लेकिन
डिस्कशन कभी खत्म नहीं हुई। यही किसी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी पहचान होती है। ऑडियंस उस फिल्म का इंतजार नहीं करती, ऑडियंस उस यूनिवर्स में वापस लौटने का इंतजार करती है। और शायद यही वजह है कि धुरंधर का नाम आज भी लगातार ट्रेंडिंग डिस्कशंस का हिस्सा बना रहता है। लेकिन फ्यूचर की बात करते करते एक ऐसा टॉपिक भी सामने आता है जिसने रणवीर सिंह को लेकर पूरे बॉलीवुड में नई बहस छेड़ दी। एक तरफ धुरंधर की हिस्टोरिक सक्सेस और दूसरी तरफ डॉन 3 से जुड़ी कंट्रोवर्सी। आखिर इन दोनों घटनाओं का कनेक्शन क्या था? क्या सच में इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, रूमर्स और मीडिया नैरेटिव रणवीर सिंह के खिलाफ जाते दिखाई दिए, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? यही जानेंगे अगले पार्ट में, जहां हम करेंगे रणवीर सिंह कंट्रोवर्सी, 3 रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री रिएक्शन, मीडिया नैरेटिव और पूरे मामले का डिटेल एनालिसिस, ताकि फैक्ट्स और रूमर्स दोनों के बीच का फर्क पूरी तरह साफ हो सके। अब तक हमने धुरंधर की जर्नी, उसकी सक्सेस, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और फ्रेंचाइज के एक्सपेंशन की बात की, लेकिन अब कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाली है, क्योंकि धुरंधर की हिस्टोरिक सक्सेस के कुछ ही समय बाद रणवीर सिंह का नाम एक ऐसी कंट्रोवर्सी से जुड़ गया जिसने पूरे बॉलीवुड में नई बहस छेड़ दी। और वह प्रोजेक्ट था डॉन 3, एक ऐसा फ्रेंचाइज जिसका नाम सुनते ही ऑडियंस के दिमाग में स्टाइल, मिस्ट्री और लेगेसी की इमेज बन जाती है। ओरिजिनल डॉन अपने समय की एक आइकॉनिक फिल्म बनी। उसके बाद शाहरुख खान ने इस कैरेक्टर को एक नई जनरेशन के सामने पूरी तरह नए अंदाज में पेश किया। और जब फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को डॉन यूनिवर्स का नया फेस घोषित किया तो इंटरनेट पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। कुछ फैंस बेहद एक्साइटेड हैं, उन्हें लगा रणवीर इस कैरेक्टर में नई एनर्जी लेकर आएंगे। कुछ लोग क्यूरियस थे, वे इंतजार करना चाहते थे कि मेकर्स का विजन क्या होगा। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो किसी भी कीमत पर शाहरुख खान के बाद किसी दूसरे एक्टर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। यहीं से कम शुरू हो गया। हर पोस्टर कंपेयर हुआ, हर लुक कंपेयर हुआ, हर डिस्कशन शाहरुख खान रणवीर सिंह में बदलने लगी। और सच कहें तो यह चैलेंज किसी भी एक्टर के लिए आसान नहीं हो सकता, क्योंकि रणवीर सिर्फ एक नया कैरेक्टर नहीं निभा रहे थे, बल्कि बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फ्रेंचाइजीज में से एक की लेगेसी को आगे बढ़ाने जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी घटना हुई। धुरंधर रिलीज हुई और ऑडियंस का पूरा फोकस अचानक बदल गया। फिल्म को स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला, डिस्कशन बढ़ी, ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ा और रणवीर सिंह एक बार फिर इंडस्ट्री के सबसे चर्चित स्टार्स में शामिल हो गए। यहीं से मीडिया नैरेटिव भी बदलने लगी। लेकिन कुछ समय बाद डॉन 3 को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आने लगी। कहीं स्केड्यूलिंग इश्यूज, कहीं क्रिएटिव डिफरेंसेस, तो कहीं कास्टिंग को लेकर स्पेकुलेशन। शुरुआत में इन रिपोर्ट्स को इंडस्ट्री की सामान्य प्रक्रिया माना गया, क्योंकि बड़ी फिल्म्स में ऐसी बातें अक्सर सामने आती रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन गंभीर होती चली गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि रणवीर सिंह प्रोजेक्ट से बाहर हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में डेवलपमेंट कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल लॉस जैसी बातें भी सामने आने लगी। कई आर्टिकल्स में अलग अलग फिगर्स का भी जिक्र किया गया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इनमें से कई रिपोर्ट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं थी, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री सोर्स और स्पेकुलेशन पर आधारित थी। इसलिए किसी भी एक क्लेम को फाइनल ट्रूथ मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर हुआ कि पूरे इंटरनेट पर एक नई डिबेट शुरू हो गई। सबसे बड़ा सवाल, क्या रणवीर सिंह वास्तव में प्रोजेक्ट छोड़ चुके हैं? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो इतनी बड़ी रूमर्स आखिर फैल कैसे गई? यहीं से फैंस दो हिस्सों में बंट गए। एक पक्ष का मानना था कि धुरंधर जैसी बड़ी सक्सेस के तुरंत बाद रणवीर सिंह को लेकर नेगेटिव नैरेटिव अचानक बढ़ना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उनका कहना था कि सक्सेस जितनी बड़ी होती है, क्रिटिसिज्म भी उतना ही बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिव चेंज लेस, स्क्रिप्ट रिविजन्स, स्केड्यूलिंग और कास्टिंग डिसीजंस बिल्कुल सामान्य बातें हैं। हर बड़ी फिल्म रिलीज से पहले कई बदलावों से गुजरती है, इसलिए हर रूमर को कंट्रोवर्सी मान लेना सही अप्रोच नहीं होगी। यही कारण है कि पूरे मामले में ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना सबसे जरूरी माना गया, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में एक एडिटेड पोस्ट, एक फेक स्क्रीनशॉट या एक अनवेरिफाइड ट्वीट
कुछ ही घंटों में ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है और फिर वही इंफॉर्मेशन हजारों वीडियोस, लाखों पोस्ट और एंडलेस डिस्कशंस का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि किसी भी वायरल क्लेम को फैक्ट मानने से पहले ऑफिशियल सोर्स को चेक करना बहुत जरूरी है। अब अगर रणवीर सिंह की करियर जर्नी को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, उन्होंने हर बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर डिफरेंट कैरेक्टर्स चुनने की कोशिश की। कभी हिस्टोरिकल रोल, कभी स्पोर्ट्स ड्रामा, कभी पीरियड फिल्म, कभी कमर्शियल एंटरटेनर और फिर धुरंधर जैसा इमोशनली लेयर्ड स्पाई कैरेक्टर। यानी रिस्क लेना उनकी करियर स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है और शायद यही वजह है कि उनके हर नए प्रोजेक्ट पर एक्सपेक्टेशन भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन क्या सिर्फ कंट्रोवर्सी किसी एक्टर की लेगेसी तय करती है? बिल्कुल नहीं। आखिर में ऑडियंस परफॉर्मेंस को याद रखती है, स्टोरी को याद रखती है, कैरेक्टर को याद रखती है और वही चीज समय की कसौटी पर टिकती है। लेकिन धुरंधर की लेगेसी सिर्फ रणवीर सिंह या आदित्य धार तक सीमित नहीं है। इस फिल्म में ऐसे कई हिडन लेयर्स, सिंबल डिटेल्स और स्टोरी कनेक्शंस मौजूद हैं जिन पर शायद पहली बार देखने पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं गया और यही हिडन डिटेल्स इस पूरी फ्रेंचाइज को बार बार रिवॉच करने लायक बनाती हैं। अगले पार्ट में हम करेंगे कंप्लीट हिडन डिटेल्स, ब्रेकडाउन, सिंबलिज्म, विजुअल स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर कनेक्शंस, फॉरशैडोइंग और उन छोटे छोटे क्लूज की बात जो इस पूरी फ्रेंचाइज को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझने पर मजबूर कर देते हैं।
अब तक हमने फ्रेंचाइज की जर्नी, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, इंडस्ट्री डिस्कशन और डॉन ट्री कंट्रोवर्सी तक हर बड़े टॉपिक को डिटेल में समझा। लेकिन अब बारी है उस चीज की जो किसी भी महान फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक्सपीरियंस बना देती है। हिडन डिटेल्स, विजुअल सिंबलिज्म और स्टोरी लेयर्स, क्योंकि एक शानदार फिल्म वही होती है जिसे पहली बार देखने पर एक कहानी समझ आती है, दूसरी बार देखने पर नए क्लूज दिखाई देते हैं और तीसरी बार देखने पर पूरी स्टोरी का मतलब ही बदल जाता है। धुरंधर ठीक ऐसी ही फिल्म्स की कैटेगरी में आती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो फिल्म का लगभग हर बड़ा सीन सिर्फ एक्शन दिखाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि हर फ्रेम किसी न किसी इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट या फ्यूचर पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यही वजह है कि कई व्यूअर्स ने फिल्म को दोबारा देखने के बाद ऐसी डिटेल्स नोटिस की जो पहली बार बिल्कुल मिस हो गई थी। अब बात करते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग की। एक अच्छा डायरेक्टर हर बात डायलॉग से नहीं समझाता। कई बार लाइटिंग, एंगल, बैकग्राउंड, साइलेंस डायलॉग से भी ज्यादा पावरफुल इंफॉर्मेशन दे देती है। यही टेक्निक धुरंधर में कई जगह देखने को मिलती है। जब कैरेक्टर अकेला दिखाई देता है तो फ्रेम का कॉम्पोजिशन उसकी मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। जब मिशन डेंजरस होता है तो कैमरा मूवमेंट ऑडियंस की एंजाइटी बढ़ा देता है। जब इमोशनल सीन आता है तो बैकग्राउंड स्कोर डायलॉग से पहले इमोशन बिल्ड करना शुरू कर देता है। यानी फिल्म सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। अब बात करते हैं कलर सिंबलिज्म की। सिनेमास डेकोरेशन नहीं होते, हर कलर एक इमोशन रिप्रेजेंट करता है। कोल्ड ब्लू टोन आइसोलेशन, डिसिप्लिन और सीक्रेसी का एहसास दे सकता है। वार्म ऑरेंज टोन मेमोरी, इमोशन या होप को रिप्रेजेंट कर सकता है। डार्क शैडोज हिडन ट्रूथ, फियर और मिस्ट्री का संकेत बन सकते हैं। अगर आप धुरंधर को इन विजुअल लेयर्स के साथ ऑब्जर्व करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कई सीन्स डायलॉग से पहले ही अपना इमोशन बता देते हैं। अब आते हैं कैरेक्टर सिंबलिज्म पर। स्पाई स्टोरीज में कई कैरेक्टर्स सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन नहीं होते, बल्कि एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ड्यूटी का सिंबल होता है, कोई सैक्रिफाइस का, कोई करप्शन का, कोई बिट्रेयल का और कोई होप का। यही वजह है कि कुछ कैरेक्टर्स कम स्क्रीन टाइम के बावजूद ऑडियंस के दिमाग में लंबे समय तक बने रहते हैं, क्योंकि वे सिर्फ कैरेक्टर नहीं, एक कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग लेयर फोरशैडोइंग। सिनेमा फोरशैडोइंग का मतलब होता है स्टोरी के अंदर भविष्य की किसी बड़ी घटना का बहुत छोटा सा संकेत जो पहली बार देखने पर सामान्य लगता है, लेकिन बाद में उसी सीन का मीनिंग पूरी तरह बदल जाता है। धुरंधर में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाई देते हैं जिन्हें लेकर फैंस ने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दी हैं। हालांकि इनमें से हर इंटरप्रिटेशन ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन यही डिस्कशंस फिल्म की रीवॉच वैल्यू को बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड डिटेल्स की। कई बार ऑडियंस का पूरा फोकस मेन कैरेक्टर पर होता है, लेकिन फ्रेम के पीछे ऐसी छोटी छोटी चीजें रखी जाती हैं जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। मैप्स, स्क्रीन्स, कोड नेम्स, मिशन बोर्ड्स, न्यूज़ क्लिप्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, इन सब का पर्पस सिर्फ सेट डेकोरेशन नहीं होता, बल्कि ऑडियंस को यह महसूस कराना होता है कि यह दुनिया स्क्रीन के बाहर भी जिंदा है, और यही इमर्सिव सिनेमा की पहचान होती है। अब आते हैं म्यूजिक की तरफ। बैकग्राउंड स्कोर किसी भी स्पाई थ्रिलर की हार्टबीट होता है। अगर म्यूजिक सही जगह पर हो तो बिना डायलॉग के भी ऑडियंस का इमोशन बदल सकता है। साइलेंस कई बार लाउड म्यूजिक से ज्यादा पावरफुल होती है, और धुरंधर में कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाई देते हैं जहां साइलेंसिंग की टेंशन को कई गुना बढ़ा देती है। यही मैच्योर साउंड डिजाइन कहलाता है। अब सवाल, क्या ये सारी हिडन डिटेल्स इतनी क्लास जानबूझकर रखी गई थी या ऑडियंस अपनी तरफ से मीनिंग निकाल रही है? सच दोनों के बीच कहीं हो सकता है। ग्रेट सिनेमा ऑडियंस को सोचने की जगह देता है, हर बात सीधे नहीं बताता, कुछ सवाल व्यूअर के लिए छोड़ देता है, और जब खुद उन आंसर्स को खोजने लगता है तभी फिल्म एक डिस्कशन बन जाती है। और धुरंधर यही करने में सफल रही। लेकिन इन हिडन लेयर्स के बावजूद कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। क्या फ्यूचर चैप्टर आएगा? अगर आएगा तो हीरो की जर्नी किस दिशा में जाएगी? क्या नए कैरेक्टर शामिल होंगे? क्या पुराने सीक्रेट्स वापस सामने आएंगे? और क्या धुरंधर इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा स्पाई यूनिवर्स बन सकता है? इन सभी सवालों का लॉजिकल एनालिसिस, लेटेस्ट इंडस्ट्री अपडेट्स और फाइनल प्रेडिक्शन
हम करेंगे अगले पार्ट में, जो इस पूरी सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण एनालिसिस होने वाला है।
अब तक हमने धुरंधर की स्टोरी, कैरेक्टर्स, डायरेक्शन, बॉक्स ऑफिस, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, हिडन डिटेल्स और फैन थ्योरीज की गहराई तक सफर किया, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां हर व्यूअर के मन में सिर्फ एक ही सवाल बचता है, आखिर क्या धुरंधर की लेगेसी आने वाले वर्षों में और भी बड़ी होने वाली है, या यह फ्रैंचाइज इन्हीं 2 चैप्टर्स तक सीमित रह जाएगी? इस सवाल का जवाब किसी एक इंटरव्यू, किसी एक रूमर या किसी एक वायरल पोस्ट में नहीं छिपा, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के पैटर्न में छिपा है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के इंडियन सिनेमा को देखें तो एक ट्रेंड साफ दिखाई देता है। ऑडियंस अब सिर्फ स्टैंड अलोन फिल्म्स नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म यूनिवर्स को ज्यादा पसंद कर रही है, जहां कैरेक्टर्स एक फिल्म से दूसरी फिल्म में कनेक्ट होते हैं, जहां हर मिशन अगले मिशन की फाउंडेशन बनता है और जहां हर एंडिंग एक नए बिगिनिंग का संकेत देती है। यही वजह है कि आज फ्रैंचाइज सिनेमा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन चुका है। लेकिन फ्रैंचाइज बनाना और सक्सेसफुल फ्रैंचाइज बनाना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। कई यूनिवर्स पहली फिल्म के बाद ही रुक जाते हैं, कुछ दूसरी फिल्म तक पहुंचते हैं और बहुत कम ऐसे होते हैं जो ऑडियंस की मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। धुरंधर इसी तीसरी कैटेगरी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती दिखाई देती है, क्योंकि इस फिल्म ने सिर्फ एक्शन नहीं दिया, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया, बल्कि क्यूरियोसिटी दी, रिवॉच वैल्यू दी और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस को सोचने का मौका दिया। अब सवाल, अगर फ्यूचर चैप्टर आता है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? सबसे पहला चैलेंज, ऑडियंस अब वही फॉर्मूला दोबारा नहीं देखना चाहती। उन्हें नई कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, नया इमोशनल एंगल चाहिए, नया थ्रेड चाहिए और सबसे जरूरी ऐसी स्टोरी चाहिए जो पहले चैप्टर्स का सम्मान भी करे और नई शुरुआत भी महसूस हो। दूसरा चैलेंज, कैरेक्टर ग्रोथ। हीरो अगर बिल्कुल वैसा ही रहेगा तो जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। हर बड़े कैरेक्टर की तरह उसे भी बदलना होगा, नई गलतियां करनी होंगी, नई कीमत चुकानी होगी और नए फैसले लेने होंगे, तभी ऑडियंस उसकी जर्नी में इन्वेस्ट करेगी। तीसरा चैलेंज, क्योंकि किसी भी महान हीरो की पहचान उसके सबसे बड़े एनिमी से होती है। अगर फ्यूचर विलन सिर्फ ताकतवर होगा तो इम्पैक्ट सीमित रहेगा, लेकिन अगर वह हीरो की सोच, उसके वैल्यूज और उसकी वीकनेस को चैलेंज करेगा, तब कहानी कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। अब बात करते हैं ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस की। आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है। वह सिर्फ बड़े सेट्स, एक्सपेंसिव वीएफएक्स और लाउड एक्शन से इम्प्रेस नहीं होती। उसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग चाहिए, लॉजिकल स्क्रीन प्ले चाहिए, रियलिस्टिक इमोशन चाहिए और ऐसा एंडिंग चाहिए जो महीनों तक याद रहे। यही वजह है कि आने वाले किसी भी चैप्टर पर प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा होगा, लेकिन प्रेशर कई बार सबसे बड़ी मास्टरपीस भी बना देता है। अगर मैं एक ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस और अपनी क्रिएटिव विजन, इन दोनों के बीच सही बैलेंस बना लेते हैं तो फ्यूचर बहुत बड़ा हो सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्ट्रीमिंग इरा। आज फिल्म की जर्नी थिएटर से खत्म नहीं होती, असल जर्नी ऑट रिलीज के बाद शुरू होती है, क्योंकि वहीं से रिवॉच कल्चर शुरू होता है। सीन ब्रेकडाउन वीडियोस, एंडिंग एक्सप्लेन, हिडन डिटेल्स, कैरेक्टर एनालिसिस, फैन पॉडकास्ट्स, रेडिट डिस्कशंस, सोशल मीडिया थ्रेड्स, यानी फिल्म कंटेंट बन जाती है और कंटेंट कम्युनिटी बना देता है। धुरंधर के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लोगों ने सिर्फ फिल्म नहीं देखी, बल्कि उसके हर लेयर को डिकोड करने की कोशिश की। यही किसी भी मॉडर्न फ्रैंचाइज की सबसे बड़ी जीत होती है। अब अगर हम पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो धुरंधर की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ कलेक्शन नहीं, सिर्फ रिव्यूज नहीं, सिर्फ अवार्ड्स भी नहीं, बल्कि उस कन्वर्सेशन को जिंदा रखना है जो फिल्म खत्म होने के महीनों बाद भी ऑडियंस के बीच चलती रहती है। और शायद यही वजह है कि आज भी हर नई इंडस्ट्री अपडेट, हर इंटरव्यू, हर कास्टिंग रूमर, हर प्रोडक्शन न्यूज और हर ऑफिशियल स्टेटमेंट सीधे धुरंधर के फ्यूचर से जोड़कर देखी जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिनेमा रूमर से नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट से आगे बढ़ता है। इसलिए जब तक मेकर्स खुद किसी नए चैप्टर की घोषणा नहीं करते, तब तक हर वायरल क्लेम को सिर्फ पॉसिबिलिटी की तरह ही देखना चाहिए। यही रिस्पॉन्सिबल सिनेमा डिस्कशन की पहचान है और यही एक सच्चे मूवी लवर का अप्रोच भी होना चाहिए। लेकिन अब भी एक आखिरी सवाल बाकी है। अगर आज आपसे पूछ जाए
क्या धुरंधर अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण स्पाई थ्रिलर फ्रेंचाइज में से एक है? तो उसका जवाब सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं देगा, सिर्फ क्रिटिक्स नहीं देंगे, सिर्फ सोशल मीडिया भी नहीं देगा, उसका जवाब देगी ऑडियंस जिसने इस यूनिवर्स को बार बार देखा, बार बार समझा और बार बार इसे जिंदा रखा। और अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी जर्नी के अंतिम चैप्टर पर, जहां हम करेंगे फाइनल वर्डिक्ट, इमोशनल रिफ्लेक्शन और एक पावरफुल आउटरो जो इस पूरी सिनेमैटिक जर्नी को एक यादगार एंडिंग देगा।
तो आखिर पूरी जर्नी के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या धुरंधर सिर्फ एक सक्सेसफुल फिल्म है या उससे कहीं ज़्यादा? अगर हम शुरुआत से लेकर इस पूरे एनालिसिस को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है, धुरंधर ने ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया बल्कि डिस्कशन दिया, क्यूरियोसिटी दी, इमोशन दिया और एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया जिसके बारे में रिलीज के काफ़ी समय बाद भी लोग लगातार बात कर रहे हैं। किसी ने एक्शन को पसंद किया, किसी ने स्पाई वर्ल्ड बिल्डिंग को, किसी ने कैरेक्टर्स की इमोशनल जर्नी को, तो किसी ने डायरेक्ट विजुअल स्केल और बैकग्राउंड स्कोर को। यानी हर व्यूअर इस फिल्म से कुछ अलग लेकर निकला और यही किसी भी बड़ी फिल्म की असली जीत होती है। अब अगर हम रणवीर सिंह की बात करें तो इस फिल्म ने उन्हें एक बिल्कुल अलग अवतार में पेश किया। यहाँ सिर्फ एक्शन नहीं किया बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर को जिया जो बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से लगातार टूट रहा था, जिसके हर डिसीजन की एक कीमत थी, जिसके हर मिशन के पीछे एक इमोशनल बर्डन था। और शायद यही वजह है कि ऑडियंस उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाई। अब बात आदित्य धार की, एक डायरेक्टर की सबसे बड़ी पहचान उसकी विजन होती है और धुरंधर में उन्होंने स्केल, इमोशन, एस्पिनाज, पॉलिटिक्स, एक्शन, सस्पेंस और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। हर एक्सपेरिमेंट परफेक्ट नहीं होता, हर फिल्म हर व्यूअर को पसंद नहीं आती, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि धुरंधर सेफ सिनेमा नहीं थी। इसने कुछ अलग करने की कोशिश की और यही कोशिश इसे खास बनाती है। अब फ्यूचर की बात ऑफिशियली इस समय धुरंधर के अगले चैप्टर को लेकर कोई कंफर्म अनाउंसमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए इंटरनेट पर चल रही हर वायरल पोस्ट, हर फेक पोस्टर, हर रूमर्ड रिलीज डेट, हर एडिटेड टीजर और हर अनवेरिफाइड क्लेम को सिर्फ रूमर की तरह ही देखना चाहिए। जब तक मेकर्स खुद किसी प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट न करें तब तक रिस्पॉन्सिबल व्यूअर होने के नाते हमें सिर्फ वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पर ही भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर कभी फ्यूचर चैप्टर आता है तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी होंगी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह एक लेगेसी बन चुकी है और लेगेसी को आगे बढ़ाना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल राइटिंग, इमोशनल डेप्थ, रियलिस्टिक कैरेक्टर डायरेक्शन, इन सभी चीज़ों के साथ फ्यूचर चैप्टर बनाया जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि धुरंधर इंडियन स्पाई सिनेमा को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। अब इस पूरी जर्नी से हमें क्या सीख मिलती है? शायद यही कि कोई भी महान फिल्म सिर्फ अपने बजट से बड़ी नहीं बनती, सिर्फ अपने बॉक्स ऑफिस से बड़ी नहीं बनती, सिर्फ अपने स्टार से बड़ी नहीं बनती। वह बड़ी बनती है अपनी स्टोरी से, अपने कैरेक्टर से, अपने इमोशन से और ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाकर। यही वजह है कि कुछ फिल्म्स रिलीज के बाद खत्म हो जाती हैं और कुछ फिल्म्स रिलीज के बाद एक नई जर्नी शुरू करती हैं। धुरंधर उन्हीं फिल्म्स में से एक बनने की कोशिश करती दिखाई देती है। अब फाइनल वर्ड, अगर आपको लार्ज स्केल स्पाई थ्रिलर्स पसंद हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स पसंद हैं, पॉलिटिकल ड्रामा पसंद है, हाई स्टेक्स मिशंस पसंद हैं, इमोशन और एक्शन का बैलेंस पसंद है और ऐसी फिल्म्स पसंद हैं जो खत्म होने के बाद भी आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिसे कम से कम एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस सिर्फ रूमर्स पर नहीं बल्कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और अपने खुद के एक्सपीरियंस पर रखिए, क्योंकि हर व्यूअर की जर्नी अलग होती है और शायद यही सिनेमा की सबसे खूबसूरत बात है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी सिनेमैटिक जर्नी को शुरुआत से आखिर तक देखा है तो सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसी डिटेल्ड वीडियो बनाने में सिर्फ टाइम नहीं बल्कि काफी रिसर्च, एनालाइज और पैशन लगता है। अगर आपको ऐसे ही डीप मूवी एक्सप्लेनेशंस, कंप्लीट फिल्म एनालाइज, हिडन डिटेल्स, कैरेक्टर ब्रेकडाउन, एंडिंग एक्सप्लेन्ड, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स, बिहाइंड द सीन्स फैक्ट और सिनेमा की
हर छोटी बड़ी लेयर को डिटेल में समझने वाली वीडियोस पसंद है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए आपकी नजर में धुरंधर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी। स्टोरी, डायरेक्शन, रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस या इस फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग। आपकी राय इस डिस्कशन को और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी अगली डिटेल सिनेमैटिक जर्नी आए आप सबसे पहले उसका हिस्सा बन सके। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई फिल्म, एक नई यूनिवर्स और एक नई सिनेमैटिक जर्नी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।